After independence of country, the rulers or leaders of the country decided to develop the Indian economy. Then how to develop? We already learned about the economic system and the 5-year planning that adopted by the Indian government or Indian leaders to develop the country. In that way, first thing is that to fulfill the hungerness of the country. लोगों की भूख को, लोगों के पेट को भरना, इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. सो व्हेन द 5-year plan started by the government, it decided at first in their first 5-year plan, that's released on 1st April 1951 to 31st March 1956. जो फर्स्ट 5-year प्लान था, इसका जो मेन टारगेट था that is increase and achieve the self-efficiency in the agriculture sector. According to the policy of the government takes various reforms to develop the agriculture sector in India, because the Britishers exploited our economy, exploited our agriculture sector in completely. कुछ भी नहीं था हमारे पास. ब्रिटिशर्स फुल्ली हमारे इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर को खा चुके थे, बर्बाद कर चुके थे. उन्होंने जिस हिसाब से अपने हमारी कंट्री को, उन्होंने इंडियन के एग्रीकल्चर को केवल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल समझा, और जब गए हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करते हुए चले. देन सो आवर थिंकर्स, आवर लीडर्स थिंक दैट कि हमें सबसे पहले वी हैव टू डेवलप आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए वी हैव टू टेक वेरियस रिफॉर्म्स. हमें कई सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इन वेरियस वे. जो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे उन्हीं चीज़ को हम पढ़ेंगे, व्हाट दे डिड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. दैट मीन्स उस समय जो उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया 1967, जो टाइम था 1967, ये इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे गोल्डन पीरियड रहा, जिस पीरियड को हम बोलते हैं दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बाय द MS स्वामीनाथन. ओके, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से. थोड़ा ध्यान से रखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हमें अपने एग्रीकल्चर, बिकॉज हमें शुरू से ही इंडियन इकोनॉमी वाज द एग्रीगेरियन इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, बिकॉज लोग गांव में रहते हैं. आज भी मोस्ट ऑफ पीपल रेजिडाइज इन द रूरल एरियाज एंड दे डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट में ना, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, 1961 में जो पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उतना ज़्यादा कभी भी ट्राई भी नहीं किया. इवन 1991 में जो रिफॉर्म्स हुई, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 NEP, जो हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी किसी भी तरह से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के नाम पे कुछ नहीं किया गया. ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कंडीशन था कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के बाद भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हुए. एक बार जो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं हुआ, जबकि एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्योंकि जितने लैंड पर फॉरेन कंट्रीज प्रोडक्शन लेती है, आज भी हम उस लैंड पर उतने सेम, जबकि हम भी हैव अ फर्टाइल लैंड, भी हमारे सामने पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रीसियस लैंड है, फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर हम प्रोडक्शन ले सकते नहीं ले पाए. सो डैट वी हैव टू लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 1950 to 1990 इन इंडिया. दैट मीन्स एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्यों करने पड़े. दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बोथ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट. हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम इतनी ऐसी नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना प्रोडक्शन नहीं था कि दे कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके. वाई? बिकॉज द लो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिविटी, दोनों ही बहुत कम थे. लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल द लो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्ट. दैट मीन्स हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के नाम में कुछ भी नहीं था. जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट क्या होगा? क्योंकि हर एक चीज़ में पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम. स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, एक बहुत प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो किसी भी फार्मर के अगर 10 एकड़ का खेत था, वो एक जगह नहीं था, 2 एकड़ यहाँ पर है, 3 एकड़ यहाँ पर है, 1 एकड़ यहाँ पर है, 4 एकड़ यहाँ पर है, मतलब 4-5 जगह फैला. स्कैटर्ड फार्मिंग बोलते हैं, लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं. तो एक बंदा 4 जगह पर ध्यान कैसे देगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी. नेक्स्ट इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. आवर एग्रीकल्चर्स वर डिपेंड ऑन द ट्रेडिशनल
वे। इट डिपेंड ऑन द रेन पर था। हमारे पास जो अच्छे जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, डेट इज ट्रैक्टर्स होते हैं, रेटर्स जो होते हैं, इस तरह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस आउटलुक ऑफ द फार्मिंग्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस समय जो फार्मर्स थे, दे थिंक टू फुलफिल द ओन सेल्फ ओनली। वो केवल खुद का पेट भरना चाहते थे, वांट टू फीड देयर फैमिली एंड ओन सेल्फ, बस उनका दे डिड नॉट वांट टू एनी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। वो कुछ ही नहीं चाहते थे। तो ये जो आउटलुक थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस चीज़ को सुधारना सही था। ये हालांकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के आउटलुक को कमर्शियल फार्मिंग की तरफ लेके चले गए, इससे कुछ फायदा हुआ। एग्रीकल्चर वॉज स्टैग्नेट द फॉलोइंग। हमारे इकोनॉमी स्टैग्नेट थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा, दैट इज नोन एज जमींदारी सिस्टम, इसने हमारे पूरा बर्बाद करके रखे थे। इससे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। फोर्स कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर जो करना शुरू था, इसलिए हमारा कंट्री का जो इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर वो लोगों का घटता चला गया। और वाइंडिंगफुल गल्फ बिटवीन द टीलर्स, जो टीलर्स थे और जो ओनर्स ऑफ द लैंड थे, जिन जमींदार थे, उन दिनों के बीच का जो गैप बढ़ता चला गया। नोबडी वांट टू डेवलप द एग्रीकल्चर, नोबडी वांट टू इन्वेस्ट to increase the productivity so that they exploit our agriculture. But after the independence, government has to take some action. They want to reforms. Then the reforms of government to increase the productivity, to develop the agriculture of country, the reforms are categorized into two categories, that is land reforms and that one is technical reforms. The technical reforms is known as green revolution. This one is known as green revolution in India because it increased the productivity of crops like rice and wheat. But the land reform, that is also known as the institutional reforms, these reforms जो प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से, लाइट में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स और स्कैटर फार्मिंग, इन सबको सही करने के लिए रिफॉर्म्स किए गए। सो वी हैव टू लर्न बोथ रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स और नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसके अंदर क्या किया? फर्स्ट वन, गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो एक्शन लिया, जो मीडिएटर्स थे, जमींदारी सिस्टम था, उसको हटाया। वो बहुत जरूरी था क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फार्मर्स को उतना ही नहीं लूटा जितना इंडियंस ने इंडिया को लूटा। कहने का मतलब था ब्रिटिशर्स और फार्मर्स जब ये थे तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स से कितना लेते थे? 10%, 20% का क्या ले रहे थे? टैक्स ले रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने, क्योंकि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, इन दोनों के बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियंस को बीच में जमींदार बना के बैठा दिया। जमींदार से कहा गया भैया आप हमें 10% दो, लेकिन ये नहीं कहा कि आप इनसे कितना लेंगे। तो पहले फार्मर से 10% ले लेते, अब वो इससे लेता, जमींदार इनसे जो है 20 to 50% का टैक्स लेते। मतलब इन्होंने नहीं लूटा इस बंदे ने। इस तरह से हमारी इकोनॉमी खराब हुई। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहला जो एक्शन लिया, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, गवर्नमेंट ने इन सबको एवोलाइज किया, खत्म किया। नेक्स्ट वन, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पहले जमींदारों के नाम पे हजारों एकड़ जो है खेत हुआ करते थे, लैंड होल्डिंग्स था। गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसको सील किया। मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट डिसाइडेड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एंड नाउअडेज हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है एक बंदे के नाम पे 12.5 एकड़ ही हो सकते हैं मैक्सिमम, एंड जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो 30 एकड़ तक ही हो सकते हैं एक बंदे के नाम पे। तो मैक्सिमम लिमिट तय कर दिया गया और ये बहुत जरूरी था क्योंकि लोग अपने पास हजारों एकड़ लेके बैठे हुए थे, किसी के पास 1 बीघा भी नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सही किया। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो स्कैटर फार्मिंग था, स्कैटर होल्डिंग ने गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सबको अंडर में लेके आए और उसको एक ही जगह पर बांट। मतलब किसी का 10 एकड़ खेत है तो उनको एक ही जगह पर लैंड प्रोवाइड किया। तो दैट मीन्स कंसिडरेशन प्रैक्टिस अलॉट लैंड द फार्मर्स एट वन प्लेस फॉर द स्कैटर्ड होल्डिंग्स हियर एंड देयर। जो उनका स्कैटर होल्डिंग था उनको लिया गवर्नमेंट ने, उनको एक ही जगह उतना ही लैंड प्रोवाइड कर दिया। आप खुद सोचो, 4 जगह खेत और एक जगह खेत, तो एक जगह होने से हम प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं प्रोडक्टिविटी पर। वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन मैनेज, हम उसको केयर कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से उसमें इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मिंग और इजी हो जाता है। गवर्नमेंट ने उस पर वर्क किया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो रेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, उसको तो खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने रेंट को रेगुलाइज किया कि कितना मैक्सिमम
पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1/3 से ज़्यादा का नहीं हो सकता, बिकॉज हम सबको पता आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर पे गवर्नमेंट टैक्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। रेगुलाइज करने का मतलब होता है गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को लगभग खत्म सा कर दिया उसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, लेकिन उनकी इनकम पर टैक्स जरूर लग जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर दिया, क्योंकि जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो अपने आप हिसाब से प्रोडक्शन करने में, मार्केट में सेल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन गवर्नमेंट स्टार्टेड कोऑपरेटिव फार्मिंग दैट दे वांट the promoted the enhance the bringing power of the small holdings, that all the small holders can make a group, वो ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुपिंग में फार्मिंग कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज टेक्निकल रिफॉर्म, आपने पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल रिफॉर्म्स, एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इज आल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मीन्स green directly denoted about the crops, revolution means the sprout means increase the productivity, that means green revolution direct means the sprout in crop production, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत तेजी से का बढ़ना by the use of chemical fertilizer, by the use of HYV सीड्स और केमिकल्स और इक्विपमेंट्स, जिससे अलग अलग इक्विपमेंट का यूज़ करना, केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करना, हाई वैरायटी के सीड का यूज़ करना, जिससे प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स बहुत तेज़ी से बढ़ सके, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1967-68 में, और उस समय इसको इंडिया में लाने वाले थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, बट इन द वर्ल्ड लेवल MS नाथन जी डायरेक्टली रिलेटेड विद द नॉर्मन बोरलॉग, एंड नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के पूछा जाता है देन यू कैन राइट द फादर ऑफ द रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग, बट इन इंडिया, इन द सेंस ऑफ इंडिया, दैट इज MS स्वामीनाथन जी। ओके, नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब तेजी से प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज नोन एज यूज ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। और HYV का टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने कहा, MS स्वामीनाथन ने कहा कि हम नॉर्मल ट्रेडिशन वे में अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें ट्रेडिशनल वे से हट के मॉडर्न फार्मिंग को करना होगा। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब होता है अच्छे सीड का यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना, एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ करना। सो यस वन इज यूज ऑफ HYV सीड्स, मतलब दैट मीन्स वी हैव टू यूज हाई एल्डिंग वैरायटी सीड, मतलब ऐसे सीड का यूज़ करना है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल सीड ऑफ व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, जॉर एंड कॉटन, वी कैन यूज दैट ऑलरेडी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट वन इज यूज अ केमिकल फर्टिलाइजर, वी हैव टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ना है तो हमें फर्टिलाइजर का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। पहले क्या था, जब खेतों में कीड़े लगते थे या फिर पेस्ट लगते थे, इससे पूरी फसल खराब हो सकती है एक ही बार में, तो वहां पर ये कहा गया नहीं, फसल खराब होने नहीं दे सकते। वी कैन यूज केमिकल्स, हम केमिकल यूज कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को हम क्या कर सकते खत्म कर सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो ही प्रमोट द केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंड था, और रेन क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कब हुआ कब नहीं हुआ, कभी डिले, कभी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम थी। तो उस रेन पर जो लोगों का जो डिपेंडेंस था कम करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया, और इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक वर्क किया। न्यू कैनल्स बनवाए या बोरवेल लगवाए, वेल खुदवाए अलग अलग तरीके से, या और इस तरीके से जो पहले 17% लैंड था वो बाद में बढ़ के कितना हो गया, 45% तक हो गया इससे, और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और लास्ट में है द यूज़ ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स। इसमें टेक्निकल इक्विपमेंट में जोड़ दिया गया, लाइक ट्रैक्टर्स हो गया, रोटावेटर हो गया, ट्रॉली हो गया, थ्रेसर हो गया, स्प्रे मशीन्स हो गए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज इन द एग्रीकल्चर और फार्मिंग। ओके, तो ये सब इसमें हुआ। बट जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसको हम सही तरह से अगर एनालाइज करें, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड डिवाइडेड इन टू वे। इट इज two phase number one, that's from mid 60s to mid 70s, that is 1967 to 1960s
1977 फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज 1977 टू 1987, ये तक हुआ। तो फर्स्ट फेज में क्या होता, फेज नंबर 1 फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हुआ वो वीट और राइस में सबसे ज़्यादा हुआ, और ये अनइवन था, मतलब हर जगह नहीं हुआ। बेसिकली इट्स स्प्रेड इन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दैट इज हियर इज पंजाब, ओके, पंजाब, हियर इज तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ओके, एंड सब स्टेट और हरियाणा वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत हुआ। इससे क्या हुआ, पूरी कंट्री को उसको फ़ायदा नहीं हुआ, जो ऑलरेडी पहले से एग्रीकल्चर रिच थे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, और केवल वीट एंड राइस प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा हुआ फर्स्ट फेज में। बट सेकेंड फेज में गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया और ज़्यादा, और कोशिश किया पूरे ऑल ओवर कंट्री में ये फैल जाए। तो धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, फिर गुजरात में, फिर यूपी में, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, बंगाल हो गया, इन सब एरिया में फैल गया। और यहाँ पर क्रॉप्स भी बढ़ा दिए गए। पहले केवल 2 ही क्रॉप्स थे, बेसिकली राइस एंड व्हीट, बाद में इसको मेज हो गया या फिर अदर पल्सेस हो गए, दूसरे अनाजों तक ये फैलता चला गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन धीरे धीरे हमारे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे सेकेंड फेज में फैलता हुआ चला गया। बट ये 80s तक ही हुआ। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ, प्रोडक्टिविटी आज के टाइम में हम जो इन सफिशिएंट ग्रीन हमारे पास क्रॉप्स है, वो इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन आज भी टाइम में भी इस तरह रेवोल्यूशन होने की जरूरत है। व्हाट द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फायदा क्या हुआ? द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंडिया में जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो हमने देखा था 1947-51 के आसपास 660 kg था, अब वो बढ़ के 3507 kg के आसपास हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जो राइस था पहले हमारा 665 kg था, वो बढ़ के 2809 हो गया। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स वो बढ़ गया बड़ी तेजी से, बिकॉज we are now using the modern technology. Substantial rain arise in acres, जो क्योंकि लोगों को अब इनकम मिलना शुरू हो गया था। जो जहाँ पर वो खेत इतना ज़्यादा होता था, वो खेती करते थे थोड़े एरिया में, बाकी से पड़ा हुआ रहता था। अब जब देखा उनको इनकम मिलेगी, दे यूज द ऑल द फार्म्स फॉर फार्मिंग, उन्होंने पूरे फार्म का यूज़ किया। और ये पहले टोटल लैंड का पहले 13 करोड़ हमारे पास था कल्टिवेटेड लैंड, अब इट्स इंक्रीज टू 20 एकर्स, 20 करोड़ हेक्टेयर्स तक बढ़ गया। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो लैंड कम पड़ रहा है खेती करने के लिए। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब पहले लोग सब्सटेंस फार्मिंग करते थे केवल अपना पेट भरने के लिए, अब लोगों को क्या मिल गया? लोगों को इनकम मिल गया, लोगों को पैसा दिख गया कि खेती में भी पैसा होता है। अब उनका आउटलुक चेंज हुआ, अब वो कमर्शियल फार्मिंग तक बन गया। दैट मीन्स दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ sugar cane, cotton and other things that directly that is known as cash crops, जो कैश के होता है, खुद के यूज़ के लिए नहीं होता है, वो मार्केट में सेल करने के लिए होता है। द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, जिससे उनको डायरेक्टली क्या मिलता है? पैसा मिलता है। चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ। दैट इज पहले वो लोग सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझते थे, सोर्स ऑफ सब्सटेंस समझते हैं। नाउ दे their outlook changed and they think the profitable work कि एग्रीकल्चर अब एक प्रॉफिटेबल वर्क है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक बाय द इंक्रीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। पहले हम क्या थे? बेसिकली इंपोर्ट करते थे। नाउ वी हैव अ सेल्फ स्टॉक, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट को नाउ वी हैव अ बफर स्टॉक, हमारे पास इतना स्टॉक होता है कि हमारी कंट्री में 1 साल तक पर अकाल भी पड़ जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो हमारे पास 2 ईयर्स के लिए इनफ स्टॉक होता है। दैट वी कैन यूज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ओके, दिस वन द गेन्स, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं, देयर वाज सम लिमिटेशंस। द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ वो लिमिटेड क्रॉप्स में, बेसिकली राइस एंड व्हीट में हुआ। बट देयर वाज अदर भी क्रॉप्स थे लाइक टी, कॉटन, जूट, इनमें भी होना चाहिए था, इनका भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जो उतना उस समय नहीं हुआ। अनइवन स्प्रेड, इसका जो स्प्रेड हुआ बेसिकली इसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बट इसका जो नुकसान था यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इन सबको भी इसका जो नुकसान हुआ, नुकसान होने का मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिला। तो मतलब इसका जो स्प्रेड होना चाहिए था रेगुलर वे में और प्रॉपर वे में, उतना नहीं हुआ।
लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो सभी फार्मर तक नहीं पहुंचा। जो ऑलरेडी जिनके पास पैसे थे, हु कैन यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, जो जानकार थे, जो पढ़े लिखे थे, जो समझदार थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जो प्योर फार्मर थे, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे, उन तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। इकोनॉमिक डिवाइड, इससे इकोनॉमी के जो फार्मर सेक्शन में भी डिवाइड बढ़ गया, बिकॉज द गवर्नमेंट की जो टर्म्स में था सब्सिडाइज इनपुट, जो सब्सिडाइज इनपुट था उनका यूज़ केवल और केवल जो रिच थे उन लोगों ने उठा पाया, पुअर तक ये नहीं पहुंचा, यानी कि पुअर का फ़ायदा रिच उठा के चले गए। इस तरह से हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा डिवाइड होती चली गई। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ने इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने गवर्नमेंट गिव अ ह्यूज सब्सिडी। अब द टर्म ऑफ दिस द एग्रीकल्चर सब्सिडी इज वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू का मतलब होता है आशीर्वाद, अच्छा है, पॉजिटिव, एंड वाइस का मतलब इट इज अ नेगेटिव टर्म फॉर द, दैट फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्च्यू इज द वाइस, दैट इज इट इज अ नेगेटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट अपने इनकम का एक बड़ा पार्ट सब्सिडी में देती है। जब सब्सिडी देती है तो उससे क्या होता है, इट इज अ ह्यूज बर्डन और गवर्नमेंट फाइनेंस, इससे गवर्नमेंट की फाइनेंस पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। गवर्नमेंट को एक बड़ा पार्ट जो है अपना डेवलपमेंट वर्क छोड़ के केवल सब्सिडी में देना पड़ता है। मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, इसका बेनिफिट जो होता है वो मिस एप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि जिसको पहुंचना चाहिए था उसको नहीं पहुंचता है। इसका फायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाते हैं, जो रिच होते हैं, वो किसी न किसी अपना सोर्स का यूज़ करते हुए। एंड वेस्टफुल कंजप्शन है, इसका क्या होता है, लोगों का कंजप्शन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट कहीं ना कहीं इसका कुछ फ़ायदा भी होता है। दैट इज एग्रीकल्चर सब्सिडीज आर द वर्च्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द फार्मर्स। अगर फार्मर के केस में करें, एग्रीकल्चर इज अ रिस्की, एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस होता है। फार्मर की इनकम बहुत ही कम होती है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी मौसम खराब हो जाता है। तो ऐसे में अगर उनको हर चीज़ अगर महंगा मिले, मार्केट रेट में मिले, तो इससे उनकी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम कम हो जाती है। सो गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द इनकम बाय द गिव द सब्सिडी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लाइक इट सब्सिडाइज द एलिमिनेटेड द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड, ये सब्सिडी इसलिए प्रोवाइड कर देती हैं ताकि पुअर सब्सिडी का फायदा करके अपनी इनकम को बढ़ा सके और रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम कर। दैट मीन्स अगर सोसाइटी की तरफ से देखें तो इट इज़ द वर्च्यू, बट अगर गवर्नमेंट के बिहाफ में देखें तो इट्स अ वाइस। ओके, क्लियर ना? कोई डाउट होता है जरूर बताइएगा। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी रीजन, एनी टाइप ऑफ डाउट, you have any questions to you want to any answer, or you have any type of irregularities, any type of any questions, you can ask in comment box, and you can also ask me by the use of Instagram and Facebook. Thank you. हाँ, एक चीज़ और, anyone want to download the PDF, you can visit my website theeconomistguru.com। यहाँ पर आपको NCERT सैम्पल पेपर सब कुछ A1 तरीके से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड कर लीजिए एंड बाय।